क्या सीएपीएफ के इस पेपर में आप 20 प्लस स्कोर जो है वो ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे। अभी हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर यानी कि जो 2019 यानी कि 2019 के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन कैसे थे और इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना था। देखो ये सीरीज हमारी है जहाँ पर हम ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट के 10 ईयर के, और अभी हम हैं 2019 पे। तो टोटल अभी आप देखोगे तो 3 और पेपर हम सॉल्व करेंगे जिनके अंदर हम 18, 17 और 16 के पेपर को सॉल्व करेंगे एंड देन हमारी ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी हम आपको लेके आते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जिन्हें देख के आपको लगेगा कि क्या हम इस पेपर के अंदर 20 प्लस मार्क्स जो है वो ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है जो कहता है कि रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि जिस तरीके से आपको निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए आपको इन क्वेश्चंस को लिखना है यानी कि रीराइट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि एडेड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक क्वेश्चन टैग जो है उसको लगा करके इस सेंटेंस को लिखना है। अब आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन टैग के लिए करते क्या हो। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन टैग बनाना होता है आप क्या करते हो, एक एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, तो आप करते हो एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल, और इसके पास फिर आप नॉट का इस्तेमाल करते हो अगर सब्जेक्ट और सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव होता है। देन उसके बाद आप एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो एंड जब आपका प्रोनाउन खत्म हो जाता है तो प्रोनाउन के बाद फिर आप क्या करते हो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना होता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब क्या हो जाएगी, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब हमारे पास क्या है, तो बोलोगे सर विल है। तो हम यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब में क्या लिख सकते हैं, विल लिख सकते हैं। इसके बाद देखोगे तो हमें नॉट भी लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर नॉट भी लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे। तो दे का प्रोनाउन तो दे ही होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर दे लिख लेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यानी कि आप अपने एग्जाम के अंदर विल नॉट दे लिख के आते हो, अगर ये चीज़ आप लिख के आते हो तो कहीं ना कहीं आप करेक्ट हो। लेकिन मैंने आपको हर बार बताया है और वापस से बताऊंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको सिखाऊं, आपको बताऊं कि आपको लिखना कैसे है। तो हमेशा आप जब भी रीराइट करने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ आप भर के नहीं आओगे बल्कि लिख के आओगे। तो आप यहाँ पर यही लिखोगे जैसा मैं लिख रहा हूँ, सेम टू सेम आपको वहाँ पर एग्जाम में लिख के आना होगा। तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे कि दे विल बी, एंड देन आप लिखोगे क्या, अराइविंग। ठीक है, दे विल बी अराइविंग सून, और इसके बाद जो इसने कॉमा दे रखा है बिल्कुल वैसा ही कॉमा आपको भी यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद आप लिखोगे क्या, विल। अब देखो विल नॉट एक ही में आना चाहिए, तो इसको मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ एक ही में। ठीक है, तो विल नॉट को अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि दे वॉन्ट दे। ठीक है ना, वॉन्ट दे यानी कि विल नॉट दे हो जाएगा इसमें, और लास्ट में आप क्या करोगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस को आप लिख सकते हो इस तरीके से जैसा कि मैंने लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही क्या करना है, रीराइट करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि चेंज टू अ नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग ग्रेट। कह रहा है ना कि ग्रेट का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव के अंदर ना चेंज करना है। ठीक है, चलो इसको भी हम करते हैं। अब देखो जब भी आप सेंटेंसेस को चेंज करते हो, रीराइट करते हो, तो इसका एक रूल होता है कि उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी मीनिंग को हम चेंज ना करें। तो पढ़ते हैं पहले। इसने लिखा क्या है कि ही इज ग्रेटर देन मी, सॉरी ही इज ग्रेटर देन आई, मतलब कि वो मेरे से क्या है, बड़ा है। ये यहाँ पर क्या हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, लेकिन हमें ग्रेट का ही इस्तेमाल करना है। जब भी आपको देखो सेंटेंस को चेंज करना होता है तो आप करते क्या हो, तो जो चीज़ लास्ट में होती है उसको आप फर्स्ट में ले आते हो और फर्स्ट वाले को लास्ट में। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ही के अकॉर्डिंग इज है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा। नेगेटिव में चेंज करना है तो हम यहाँ पर नॉट भी लिख देंगे। ग्रेट आना चाहिए, ग्रेट आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम नॉट एज ग्रेट। ठीक है ना, आई एम नॉट एज ग्रेट, फिर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा ही। अब ये क्या हो गया, सेम मीनिंग के साथ हमने इस सेंटेंस को रीराइट करके लिख दिया है नेगेटिव के अंदर। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना था। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है चेंज द वॉइस, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉइस के अंदर चेंज करना है। देखो वॉइस हमारी होती है एक्टिव और पैसिव, ठीक है ना। इसका रूल क्या होता है कि जब भी आप वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप कभी भी टाइम के साथ आप ध्यान रखेंगे टेंस को, और टेंस के साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है ना, टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस मान लो जिस भी टाइप का है, ठीक है ना, तो आप टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर भी कोई चेंज नहीं करते हो, ठीक है। जो आपका अगर मान लो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, सभी को पता है। और यहाँ पर एक रूल मैं और बता दूँ आपको कि जब भी आप पैसिव बनाते हो, देखो ये मैं अपने हर क्लास में बताता हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है ताकि आपको मैं वो चीज़ें बता पाऊँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपके कहीं ना कहीं आंसर निकाल पाओ, आप आंसर लिख पाओ। क्योंकि एट द एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसीलिए तो देख रहे हो ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो मार्क्स अच्छे करने के लिए मैं हर चीज़ आपको चाहे कितनी बार भी बतानी पड़े मैं बताऊंगा। मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आप पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो जब भी हमारा पैसिव वॉइस होगा उसके अंदर क्या होगा कि हमारा एक एक्सुलरी वर्ब आएगा, और उस एक्सुलरी वर्ब के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हम पैसिव बना सकते हैं। अब मैंने कैसे बताया था कि आपको एक्टिव वॉइस कैसे पहचाननी है, पैसिव वॉइस कैसे पहचाननी है। तो अगर मान लो आपका कोई भी सब सेंटेंस है और वो क्या कर रहा है, ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका वर्ब आ रहा है, और बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब कि ग्रामर का रूल है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब कि अगर वो सेंटेंस ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है, टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो एक्टिव वॉइस में है। और अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो हमें इसे क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। और जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदलोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है हिम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हिम को अगर मैं सब्जेक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज। मैंने बोला कि जो हमारा टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, तो ये पास्ट टेंस है तो अगेन ये पास्ट ही टेंस रहेगा। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर वॉज आ जाएगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें यहाँ पर बीइंग का भी इस्तेमाल करना होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे कि ही वॉज बीइंग। अब देखो यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब आ गई, अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो टेकिंग, यानी कि टेक हमारा वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर टेकन आ जाएगा। तो ही वॉज बीइंग टेकन, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिखना है ही वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन, ठीक है, टू प्रिजन। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय के थ्रू ऐड हो जाएगा, तो बाय पुलिस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट वॉइस चेंज हो गया जो कि इसने बोल रखा था। तो आप क्या लिख सकते थे कि ही वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय पुलिस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि चेंज टू सिंपल सेंटेंस, कह रहा है कि आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, या फिर कोई सेंटेंस कितने तरीके का हो सकता है। देखो सेंटेंस आपके तीन तरीके के होते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो आपके पास क्या आता है, सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, तो आप बोलोगे सर हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस। फिर आता है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना, इस पेन को क्या हो जाता है कभी कभी रह के, बट कोई नहीं। फिर हमारे पास आता है क्या, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड सेंटेंस। और एक हमारा होता है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, तो आपको पता लगेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो ये हमारे जो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन, यानी कि नो कंजंक्शन, आपको यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। कंपाउंड में क्या होगा कि आपको पेयर वाले कंजंक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जैसे इफ़ हो गया, इफ़ के साथ बिकॉज हो गया, बिकॉज के साथ आप देखोगे तो हुज हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया। तो जितने हमारे ये वाले बेसिकली कंजंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या करना है, इस सेंटेंस को रीराइट करना है। तो अगर हम इसे सिंपल सेंटेंस के अंदर रीराइट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, कहा जा रहा है कि आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर, ठीक है, यही हमारा क्या है, एक सेंटेंस है, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आई हैव नथिंग, इतना तो आएगा ही, इतना तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो आई हैव नथिंग, अब यहाँ पर हमें कंजंक्शन हटाना होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं होता। तो इस दैट कंजंक्शन को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव नथिंग टू ऑफर,
ठीक है, बस इतना सा ही लिखना था। अगर आप इतना लिख देते देन 100% आपको मार्क्स जो है वो मिल जाते। तो आई हैव नथिंग टू ऑफर इसका करेक्ट सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि चेंज द कंपेरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि बिना मीनिंग को चेंज किए आपको इसका कंपेरेटिव डिग्री जो है ना वो चेंज करना है। अब देखो इसका कंपेरेटिव डिग्री चेंज करना है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ते हैं कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। अब देखो इसका कंपेरेटिव डिग्री चेंज करना है तो स्ट्रॉन्ग का हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर कर देंगे तो हो जाएगा ना, इसका कंपेरेटिव डिग्री चेंज हो जाएगा। तो अब इसको हम चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए अगेन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो मीनिंग सेम होना चाहिए। अब मीनिंग सेम रख के हम इसके कंपेरेटिव डिग्री को अगर चेंज करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर। यहाँ पर देखो जब भी आपको ना चेंज करना होगा तो जो लास्ट में होगा उसको आप फर्स्ट पे कर देना और फर्स्ट वाले को लास्ट में कर देना, ठीक है। हिज ब्रदर इज नॉट आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें इसकी डिग्री चेंज करनी है ना, तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर हम बनाएंगे। तो हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्गर। और स्ट्रॉन्गर अगर आ गया कंपेरेटिव डिग्री तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, देन लिखना होगा, THEN वाला देन, ठीक है, THEN वाला देन मत लिख देना। तो हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन अब्दुल, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया जो कि हमें यहाँ पर लिखना था, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है राइट अ सुटेबल प्रेपोजिशन, कह रहा है कि सुटेबल प्रेपोजिशन लिखना है। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ अ पीस ऑफ अ क्लोथ, मतलब उसने खुद को क्या करा, एक कपड़े के साथ लटका लिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हैंग्ड विद का इस्तेमाल करोगे, किसका, हैंग्ड विद का। तो आप लिखोगे ही हैंग्ड, ठीक है, ही हैंग्ड। और यहाँ पर क्या होगा, हिमसेल्फ तो आएगा ही आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो आप लिखोगे, क्योंकि हैंग के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। तो ही हैंग्ड। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना है जो कि क्या होगा, विद होगा, ठीक है। और जैसे आपका विद प्रेपोजिशन आपने लिखा, अगेन क्वेश्चन देता है वैसा आप लिखोगे कि अ पीस ऑफ, ठीक है, अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, इस सेंटेंस को भी करेक्ट करके लिख सकते थे। और अगेन जैसे कि मैंने बताया है कि जो चीज़ आप भरोगे उसके लिए आपको डॉटेड लाइन दिखानी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या कि बीइंग विद द सेंटेंस वाइल ही, मतलब कह रहा है कि बिगिन द सेंटेंस विद द वाइल ही, मतलब आपको वाइल ही के साथ क्या करना है, सेंटेंस को स्टार्ट करके लिखना है। काफ़ी आसान सा ये प्रश्न है, आपको बस वाइल ही से स्टार्ट करके सेंटेंस को लिख देना है। तो जब आप वाइल ही से स्टार्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो यहाँ पर वाइल ही, ठीक है, आप लिख सकते हो कि वाइल ही, और ट्री पर बैठा है ना, तो वाइल ही वॉज सिटिंग, ठीक है, while he was sitting on the tree, sitting on the tree, ठीक है, एक मिनट, ये on the tree होगा ना, तो on the tree, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉमा लगाओगे और ये जैसा है वैसा लिख दोगे, ठीक है। अ बी स्टंग हिम, ठीक है ना, अ बी स्टंग हिम, मतलब कि जैसे ही वो बैठा, मतलब उसको क्या हो गया, बी ने काटा और काट के वो 9-11 हो गई, ठीक है ना। तो वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, जब वो पेड़ पे बैठा हुआ था, अ बी स्टंग हिम, बस हो गया। यहाँ से आपने वाइल से स्टार्ट करके सेंटेंस को रीराइट कर दिया जो कि करेक्ट है, मेरे हिसाब से करेक्ट है। बाकी आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, राइट द करेक्ट प्रोनाउन, कह रहा है करेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन है, कई लोगों को लगा कि प्लीज़ एक्सक्यूज मी सर, ऐसा हम बोलते हैं जर्नल वे में, बट कई बार जो जर्नल इंग्लिश होती है ना वो गलत होती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा, अगर यहाँ पर आप मी लिख के आगे होगे तो आपका ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको लिखना होता है प्लीज एक्सक्यूज मी, नहीं होगा, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, माई, क्या लिखोगे, माई, और फिर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे आप लिख दोगे माई बीइंग लेट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे। यहाँ पर जानबूझकर ये दिया हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर वो गलती कराना चाहता होगा। और अगर मैं भी होता तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम प्रेशर में यहाँ एक्सक्यूज मी ही करके आता। तो अगर आपका ये गलत हुआ है सो डोंट वरी, ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम मेजोरिटी लोगों के गलत होंगे। तो इसमें आपके नंबर अगर कटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो, लेकिन हाँ जो ईजी क्वेश्चन हैं उनमें आपके नंबर कटे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम पास करने का यही मंत्र होता है कि जो ईजी है वो तो आप
आपके नहीं गलत होने चाहिए। फिर जो थोड़े से डिफिकल्ट है उनमें अगर आप सही कर ले जाते हो देन डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम। ठीक है, कह रहा है कि यूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब की करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो हमारे पास क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके दो नाउन एंड के साथ जुड़े होते हैं तो उनके साथ हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, दो अलग अलग हमारे नाउन हैं, इनके साथ हम क्या करेंगे, बेसिकली आर का इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप लिखोगे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर, एंड देन हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट वैसे ही कि वैसे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा प्रीशियस मेटल। ठीक है, प्रीशियस तो मेटल। अब यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएगी, और जो आपने भरा है उसके नीचे इस तरीके से आप एक डॉटेड लाइन दिखा दो। चलो अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आर्टिकल सिर्फ एक एक के आगे आया होता ना तब यहाँ पर क्या होता, अगर मान लो यहीं पर मैं यहाँ पर केवल द कर देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर द गोल्ड एंड सिल्वर कर देता तो ये आर की जगह क्या हो जाता, इज हो जाता। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। अगर आपने जो हमारी एक फॉर्मूला है या फिर बोल सकते हो कि रूल्स की एक पीडीएफ है जो कि आपने नहीं पढ़ी है, जिसमें हमने 100 रूल आपको दिए हैं ग्रामर के, उन 100 रूल को पढ़ के सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है ना, तो वो रूल आप फटाफट से पढ़ लेना। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारा जो टेलीग्राम है @CAPF, आपको ऐसे लिखना है टेलीग्राम पे जाके @CAPF_AC लिख देना है और उसके आगे 2026 लिख देना है, और जब आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चेंज टू द इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसे क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो इनडायरेक्ट में जब भी आप चेंज करते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में चेंज आता है जो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। पहला हो गया टाइम, दूसरा हो गया टेंस, और फिर तीसरा हमारा हो गया क्या, प्लेस। इन सब के अंदर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या आता है, रिपोर्टेड वर्ब। क्या आता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास आएगा सर रिपोर्टेड वर्ब, और वर्ब के बाद आप रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या करोगे, चेंजेस करोगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। रिपोर्टेड वर्ब हमारा क्या है, ही सेड। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप इसे ही टोल्ड भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो ही सेड का आप ही सेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे ही सेड ही रखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ही सैड ही लिखता हूँ। अगर चाहो तो आप इसे टोल्ड भी लिखोगे ना तो भी ये गलत नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो लोग इसको ही टोल्ड में बदल के आएंगे या फिर उन्होंने इसको ही टोल्ड में बदला होगा। ठीक है, तो ही सैड का आप ही टोल्ड में भी बदल सकते हो। यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, ही सैड दैट। अब यहाँ पर देखो वी ऑल आर सिनर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जर्नल ट्रुथ है, और जर्नल ट्रुथ क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसको हमें क्या करना होगा, एज इट इज ही लिख देना होगा। तो वी ऑल आर सिनर्स अगर हम लिखेंगे देन इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो ही सेड दैट वी ऑल आर सिनर्स बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन करे हैं इन 18 मिनट्स, जो कि 10 क्वेश्चन आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे होंगे। अब इन 10 क्वेश्चन के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारा क्या होता है, बेसिकली फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आपको मैं फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आयरन आउट। अब देखो आयरन आउट से आपको क्या करना है, सेंटेंस बना के लिखना है। लेकिन आयरन आउट का मैं मीनिंग बताता हूँ और उसके बाद आप सेंटेंस लिख लेना, खुद से बना के कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। आयरन आउट का मतलब होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत समय से चल रहा है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप क्या करते हो, रिजॉल्व कर देते हो, मतलब कि उसे ख़त्म कर देते हो। तो इस तरीके के चीज़ों को हम बोलते हैं आयरन आउट करना। तो रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयरन आउट कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सेंटेंस क्या बना सकते हो कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान शुड आयरन आउट देयर, ठीक है, और जो भी मैटर है वो। तो यहाँ पर आप उस तरीके से सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रामर के मिस्टेक्स फिर आ जाएंगे। अब देखो नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, सो बिल्कुल कंपोज होता है, बिल्कुल कूल एंड काम। ठीक है ना, तो अगर कोई पर्सन बिल्कुल कूल एंड काम है, इसका मतलब वो नॉन चैलेंट है। तो आप लिख सकते हो कि ही इज़ नॉन चैलेंट। ठीक है, वो भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि छोटे सेंटेंस बना के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब लेकिन बस वो ग्रामर है ना वो सही होनी चाहिए। अब आया है रिकैलिस्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है, रिकैलिस्ट्रेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी के बोल सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, मतलब डिसओबे करते हो, एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आप डिसओबे करते हो ना किसी चीज़ को,
तो क्या होते हो कि आप रिकैल्स्ट्रेंट हो जाते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सबको बराबर बराबर बांटनी हो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री, मतलब सभी में बराबर बराबर बांटना। ठीक है, फिर आता है वॉच आउट। तो जितने लोग पबजी खेलते हैं उनको तो बताने की नीड है नहीं कि वॉच आउट का मतलब क्या होता है। वॉच आउट का मतलब होता है वॉर्न करना किसी को। क्या करना? वॉर्न करना। तो वार्निंग देना किसी को, किस चीज़ के लिए? कि भैया सावधान हो जाओ, आगे खतरा है, थोड़ी देखभाल करके चलो, बचा के चलो। तो उसको हम बोलते हैं वॉच आउट। ठीक है, तो आवर टीम मेट वॉच आउट। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को आप बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट क्या होता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास है कि अननेसेसरी चेंजेस को हमें क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं, और जो नेसेसरी चेंजेस हैं उन्हें सही करके हमें सेंटेंस को वापस से लिखना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाय द जोनाथन स्विफ्ट। अभी एक बड़ा फेमस बुक है और इस बुक के नाम में ही ट्रेवल्स है, मतलब कि ये एक ही किताब है। ट्रेवल्स देख के हमें ये नहीं समझना कि ये प्लूरल है, बल्कि यहाँ पर ये किताब का नाम है, और अगर एक ही किताब है वो तो वो सिंगुलर होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? बेसिकली यहाँ पर आप इसको सिंगुलर समझ के वर की जगह क्या कर सकते हो? वर की जगह आप ध्यान रखेंगे कि वर की जगह आप अगर वॉज यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेवल्स, और ये वर की जगह हमें क्या करना होगा? वॉज करना होगा। और फिर जो चीज़ है उसको सेम टू सेम एज इट इज़ हमें लिखना होगा। जब हम इसे लिख देंगे पूरे ग्रामर के साथ और हर एक चीज़ को जैसा लिखा हुआ है वैसा ही, तो ये क्या हो जाएगा? हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट मार्क्स जो है वो दे करके चले जाएंगे। याद रखना, यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसमें से कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एनीबॉडी नोज द ट्रूथ, लेट देम टेल इट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ट्रुथ के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान में रखो। ट्रुथ हो गया और लाई हो गया। ठीक है, ट्रुथ और लाई दो चीज़ें होती हैं। तो जो हमारी ट्रुथ होती है ना, ट्रुथ अपने साथ कौन सा आर्टिकल लेता है? तो आप क्या बोलोगे कि सर जो ट्रुथ होता है वो हमेशा अपने साथ द आर्टिकल लेता है। ठीक है, और ऐसे अगर मैं बताऊं लाई के लिए, तो लाई के लिए आप क्या याद रखोगे कि जो लाई है ना सर, अपने साथ हमेशा कैसा आर्टिकल लेता है? अ आर्टिकल लेता है, मतलब अ यहाँ पर आता है, ए यहाँ पर आता है। चलो, इसके अलावा जो ट्रूथ है ना, ये इसके लिए आप कभी भी टेल का यूज़ नहीं करते, आप इसके लिए स्पीक का यूज़ करते हो। बोलते हैं ना स्पीक अ ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, मतलब कि आपको ट्रूथ जो है वो स्पीक करना होता है, बोलना होता है। लेकिन आप क्या करते हो? टेल अ लाई, मतलब कि यहाँ पर आप लाई के लिए क्या करते हो? टेल का इस्तेमाल करते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ट्रुथ के लिए द का इस्तेमाल करते हो, स्पीक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप लाई करते हो तो वहाँ पर आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हो, टेल का इस्तेमाल करते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ट्रुथ, द ट्रुथ लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ट्रुथ के लिए इसने टेल का इस्तेमाल कर दिया, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? इस टेल की जगह आप बेसिकली कौन सा वर्ड यूज कर सकते थे? स्पीक का वर्ड यूज करते थे, और यहाँ पर आप लिख सकते थे क्या? स्पीक इट, एंड देन आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलो फिर आता है हमारे पास कि प्लीज मीट माई मिसेस। अब देखो, मीट माई मिसेस क्या है? मीट माई मिसेस से आपको पता नहीं लगेगा कि उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन इसने बोला है माई मिसेस। माई मिसेस का मतलब क्या होगा? कि इसकी ये वाइफ होगी। तो इसके लिए आप मिसेस ना लिख करके आप यहाँ पर अगर सिंपल वाइफ लिखते ना, तो वो सही होता एज कंपेरिजन टू मिसेस। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर मिसेस को हटा के क्या लिखोगे? वाइफ लिखोगे। तो मिसेस जब हटा के वाइफ लिख दोगे, देन 100% ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर तो मुझे पढ़ने की भी नीड नहीं है। देखो, रिटर्न के साथ बैक, ये क्या है? सुपरफ्लूस है। अब यहाँ पर रिटर्न के साथ बैक तो कभी आता ही नहीं है। इसके अलावा और एक चीज़ और ध्यान में रखना, जितने भी हमारे वर्ड हैं जिनमें स्टार्टिंग री से होती है, जैसे कि रीशेड्यूल, ठीक है, वहाँ पर आप क्या करते हो? कभी भी आप बैक का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ना, तो रिटर्न हो गया, ठीक है, वहाँ पर बैक का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो यहाँ से अगर सिंपली आप बैक को रिमूव कर दो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या करोगे? इस बैक को रिमूव कर दोगे, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर बैक को हटाना था, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट आते हैं, माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। अब देखो, हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है? देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, और हार्ट फेल्ट क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है, जहाँ पर आप भारी मन से किसी को कंसोल कर रहे होते हैं, वो होता है। तो यहाँ पर हार्ट फेल्ट की जगह अगर आप खुश हो तो खुश वाला वर्ड यूज़ करो। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करते? आप यहाँ पर यूज़ करते
हर्टीएस्ट, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या यूज़ करते, HEART, हर्टीएस्ट का मतलब हो गया कि दिल से, मैंने क्या किया, अपने पूरे दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया टू द टीम। तो यहाँ पर ये फिर आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बैक को रिमूव करना था, करेक्ट हो जाता। यहाँ मिसेस को वाइफ के साथ करना था, यहाँ टेल की जगह हमें स्पीक यूज़ करना था, और यहाँ पर वर की जगह वॉज कर देना था। देन 100% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और करेक्ट हो जाता। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप जो वो 100 रूल वाली PDF है ना, वो PDF आप पढ़ लो, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ना ये एक ग्रामर के क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाले हैं। 100% आप सॉल्व कर पाओगे। वो मिलेगा कहाँ, तो जो हमारा टेलीग्राम है उसके ऊपर आप आ जाना, जिसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम है बेसिकली क्या, तो आप यहाँ पर उसका नाम भी लिख लो कि CAPF। बिल्कुल आप टेलीग्राम पे जाना, ऐसे ही सर्च करना @CAPF, अंडरस्कोर लगाना, AC लिखना और 2026 लिखना। जैसे आप लिखोगे वहाँ पर एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको 100 रूल वाली PDF मिल जाएगी, और फर्दर जो भी PDF होंगी मेरे पास मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो आप उस ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन करके रख सकते हो। तो बाकी ये था हमारा सेशन। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर रहा होगा हर एक चीज़, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इसे शेयर भी कर देना दूसरों के पास। वापस से हम पेपर 2 के लिए भी ऐसे सीरीज, आर्गुमेंट सीरीज, रिपोर्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, बट एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए कि 2016 तक के पेपर हम सॉल्व कर लें उसके बाद। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।